चॅनेल कोणताही असो, एका छापात दिली जाणारी ती उत्तर आहेत. त्यामुळे त्या आरोपांची दखल घेण्याची सुद्धा काही आवश्यकता नाही. आत्ता सुरेश भटेवरांनी काही पाश्चात्य विद्यापीठांची उदाहरणं दिली. मी फक्त एकच उदाहरण देतो. अमेरिकेतल्या स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात नोएम चोम्स्की नावाचे एक प्राध्यापक आहेत. जगभर ते मार्क्सवादी विचारवंत म्हणून मान्यता पावलेले आहेत. त्यांनी नुकतंच एक विधान असं केलं की अमेरिकन सरकार हे जगातलं सर्वाधिक टेररिस्ट सरकार आहे, असं विधान त्या नोएम चोम्स्कीनी आत्ता केलं. 82-85 वर्षाचे ते विचारवंत प्राध्यापक आहेत. त्यांच्यावर अजून अमेरिकन केंद्र सरकारनी तर सोडाच, पण त्या राज्यात जे राहतात त्या राज्याच्या सरकारनी सुद्धा ऍक्शन सुरू सुद्धा केलेली नाही किंवा तशी चर्चा सुद्धा तिथल्या कुणा वकिलांनी किंवा अमेरिकन राष्ट्रवादी लोकांनी सुरू केलेली नाही. हा असतो सहनशीलतेचा खरा कसोटीचा क्षण. आता तिथे जाऊन काय केलं तर मी मगाशीच सांगितलं की विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेमध्ये स्वायत्त कारभारात हस्तक्षेप आणि त्यासाठी ही जी सगळी प्रचार यंत्रणा उघडलेली आहे. देशभक्ती राष्ट्रद्रोह काय भानगड आहे. भारतातला सर्वसामान्य समाज हा भावनिक असल्यामुळं त्यांच्या भावनात्मकतेला उत्तेजन देईल अशी चर्चा सतत करत राहायची आणि त्याच्या मागे आपलं सरकार म्हणून आलेलं अपयश लपवत राहायचं. असं सगळं हे सुरू झालेलं आहे साधारण 6 महिन्यापासून. त्यामुळे त्या आरोपाची दखल घेण्याची गरज नाही. मला म्हणायचं ते असं मुद्दाम की ज्या कारणाखातर या मुलांवर देशद्रोहाचे खटले भरले त्याच कारणाखातर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्यावर मरणोत्तर खटला भरणार का? आणि आता त्यांची कन्या असलेली जी आहे तिच्याशी राजकीय काडीमोड घेणार का? असा साधा प्रश्न आहे. हा एक वेगळ्या डिबेटचा विषय. त्याच्यावर आपण कधीतरी वेगळे बोलू. वेळेची मर्यादा लक्षात घेता अमित मेहता, सत्तेचा दुरुपयोग झाला कुठेतरी या सगळ्यामधून, तुमची दमनशाही समोर आली पुन्हा एकदा. पण सत्तेचा दुरुपयोग कुठे पण झाला नाही. आणि मी प्रोफेसर रत्नाकर महाजन यांचा 2 पॉईंटला डिफर करतो. त्यांनी अमेरिकन मॉडेलचं एक एक्झाम्पल दिलं इकडं. आता अमेरिकन मॉडेल तुम्ही बघितलं की त्यांना वाटलं की टेररिस्ट कुठेतरी आहे, लिबियामध्ये, अफगाणिस्तानमध्ये, इराकमध्ये कोणीतरी आहे. दे आर डायरेक्टली गोइंग बॉम्बिंग दोज प्लेसेस. आता तुम्ही बघा की ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग त्यांचं वक्तव्य सांगा. ये काश्मीर हमारा है सारा का सारा, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी. इंडिया गो बैक, शाहिद अफजल गुरु, इंडिया के कितने तुकडे होंगे. आता तुम्ही हे समजून घ्या की 2001 मिनिट सर, 1 मिनिट तुम्ही समजून घ्या की तेव्हा सरकार होती युपीएची, बरोबर आहे. नंतर मर्सी पेटिशन पण झालं आणि तरी पण ते रिजेक्ट झालं. म्हणजे त्या सरकारचं मर्सी पेटिशन प्रेसिडेंटने रिजेक्ट केलं म्हणजे, आणि त्याला तुम्ही सपोर्ट करतात याचा अर्थ असं झालं. आणि हे लोक अॅनिव्हर्सरी मनवतात म्हणजे बरोबर आहे का? मी बोलत नाही. मला चर्चेमध्ये शेवटचा मुद्दा घ्यायचा आणि तो घेऊन मी जातोय सुरेश भटेवर. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांना या गोष्टींच्यावर बोलायला सांगा. पाकिस्तानचं जय जयकार करणाऱ्या काँग्रेसच्या लोकांना या घोषणावर बोला म्हणावं. रत्नाकर महाजनवर बोला. भारताचे तुकडे करणाऱ्या तुमच्या सांगण्यावरनं मी बोलत नाही. काँग्रेसचं तुम्हाला पाहिजे ती मी बोलणार नाही. त्या विषयावर बोलण्याची हिंमत नाही. तुम्हाला पाहिजे ते मी बोलणार नाही. मला जे वाटतं तेच मी बोलणार. आतंकवाद्याचं समर्थन करणार. तुम्हाला पाहिजे ते बोलणार नाही. काँग्रेसला हिंमत आहे का या विषयावर बोलण्याची? अरे हिमतीची चर्चा कोणाची करता रे? अरे हिमतीची चर्चा तुम्ही कोणाची करता? अरे तुमची हिंमत 25 वर्ष झाली बघतोय मी दोघांनाही. सुरेश भटेवरा, शेवटचा प्रश्न घेऊन मी दोघांकडे जातोय आणि त्यानंतर मैं यही सवाल दिलीप तिवारी से पूछूंगा. सुरेश भटेवरा, या सगळ्यामुळं या शासनाची जी छबी आहे त्याला कुठेतरी क्षती पोचली आहे का? काय वाटतं आपल्याला? तुमच्या प्रश्नाला अनुसरून एक श्याम जाजूंना मला प्रश्न विचारावा असा वाटतो की 9 फेब्रुवारीला JNUमध्ये ही घटना घडली ज्याच्यावर अत्यंत पोटतिडकीने भाजपचे लीगल सेलचे मुंबईहून बोलणारे मेहता किंवा श्याम जाजू बोलतायत. आज तारीख 18 फेब्रुवारी आहे. 9 दिवस उलटून गेले. तुम्ही ज्या लोकांवर हा आरोप आहे तो उमर खालिद किंवा त्याचे जे काही 4-5 सहकारी आहे, ज्या संघटनेनी हा डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स युनियननी
त्यांना अजूनपर्यंत पकडू कसे शकले नाही तुम्ही या पोरांना जर 4 पोरांना पकडू शकत नाही 9 दिवसामध्ये, तुम्ही पठाणकोटमध्ये घुसलेल्या अतिरेक्यांचं काय करणार? हे सरकारचं कौतुक सांगतायत आम्हाला. या सरकारची गुणवत्ता आणि या सरकारचं राज्य करण्याची लायकी याच्यातून सिद्ध होते असं वाटत नाही का? सर एक मिनिट मी इकडे या प्रश्नाचं त्यांनी उत्तर द्यावं की त्यांना अजून अटक का झाली सुरेश भटेवर, याचा अर्थ याच्यामध्ये काहीतरी मॅनिप्युलेशन आहे असं वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. एक क्विक आन्सर श्याम जाजू, कार्यक्रमाची वेळ संपत आली आहे. श्याम जाजू क्विक आन्सर. श्याम जाजू पटकन थोडक्यात उत्तर. काँग्रेसचे प्रवक्ते त्या ठिकाणी जाऊन सुद्धा या लोकांना अटक झाली पाहिजे या विषयातला एक शब्द त्यांनी उच्चारला नाही. या देशद्रोहावर आपलं ते मत व्यक्त करत नाही. भटेवरांनी सुद्धा या विषयावर मत व्यक्त केलं नाही. कोणालाही देशद्रोह करणारा उमर खलिक असू दे नाहीतर कोणी असू दे, कोणाचंही समर्थन आम्ही करत नाही. या भूमीवर राहून या देशाची बेईमानी करणाऱ्या गद्दारांना शासन झालं पाहिजे, त्यांना पूर्ण शासन कायद्यानुसार शासन झालं पाहिजे आणि यापुढे कोणाची हिंमत होता कामा नये. या टीव्हीवर येऊन सुद्धा अशा लोकांचं समर्थन करण्याची हिंमत कोणाची होऊ नये. अशा प्रकारची दहशत हा समाज निर्माण केल्याशिवाय राहणार नाही. मी या सगळ्याचा चर्चेचा शेवट करताना दिलीप तिवारी यांच्याकडे जातो. दिलीप तिवारी, आप उस जमीन से जुड़े हैं जहां पर हकीकत, जहां पर ये सब हो रहा है. बताइए क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को कोई क्षति पहुंची है? क्या इस सरकार के इमेज को कोई डैमेज पहुंचा है? क्या लगता है आपको? देखिए उदय जी, सवाल न केवल सरकार की इमेज से जुड़ा है, न केवल बीजेपी की इमेज से जुड़ा है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की इमेज से जुड़ा है. मैं आपको बताऊं कि कोई भी नागरिक या कोई भी पत्रकार, उमर खालिद हो या कोई भी ऐसा छात्र संगठन या छात्र जो देश की आजादी के खिलाफ बोलता है और जो देश पर हमला करने वालों को, जिनको फांसी हुई है, उनको अगर वो शहीद की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है, उसका कोई समर्थन नहीं करता. और मैं आपको बताता हूं कि हमने 26/11 जैसे हमले को मुंबई में कवर किया है बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के और बिना किसी हेलमेट के. लेकिन हम उन आतंकवादियों की हर कवरेज देश की जनता तक पहुंचाते रहे अपनी मर्यादा में रहकर. हमको इस बात की परवाह नहीं थी कि वो गोली हमारे सीने पर लगेगी या हमारे सर पर लगेगी. और मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ कहना चाहता हूं कि यहां पर बीजेपी हो या राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उनको राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन देश के पूरे जो अगर आप व्यवस्था है उससे खेलने का अधिकार किसी को नहीं है. मैं आपको कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जैसे लोग, अगर 5 मुट्ठी भर लोग देश की आजादी के खिलाफ अगर नारे लगा देते हैं तो ये दोष टूटने वाला नहीं है. वहां हमारे जैसे पत्रकार हैं, वहां आपके जैसे पत्रकार हैं जो देश के शहीदों का सम्मान करते हैं. अनन्य सम्मान हम करते हैं इसी जी मीडिया की तरफ से, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिन सैनिकों का सर काट कर ले गया है और हम देश की जनता में वो जोश जगाते हैं, वो काम करते हैं मीडिया के जरिए कि पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों के सर काटे हैं, लेकिन हमारे सैनिकों का हौसला इतना बुलंद है कि वो बदले में कुछ और सर जरूर लेकर आएंगे. ये अलग बात है कि ये काम जो है वो देश की सत्ता का है और देश की सत्ता का काम है देश के सैनिकों का और पुलिस का मनोबल बढ़ाना. मैं आपको सिर्फ यहां ये कहना चाहता हूं कि ये किसी पार्टी का नहीं, ये किसी सरकार का नहीं, बल्कि एक सिस्टम का सवाल है. आप किसी भी पत्रकार को किस हैसियत से मारने का अधिकार रखते हैं? आप वकील हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप अगर अदालत के अंदर हैं या अदालत के बाहर हैं, आपने काला कोट पहना है तो आपको न्याय करने का अधिकार कोर्ट के परिसर में किसी ने नहीं दिया. वहां जज बैठाया गया, भारतीय कानून व्यवस्था वहां पर बैठती है. और मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर आप टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की बहस से बाहर निकलकर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप भारतीय लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं. सवाल देश की अस्मिता का है, सवाल देश की इमेज का है, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल लेफ्ट पार्टियों के नेताओं का नहीं है. अगर आपने राजनीति का अड्डा बनाया है जेएनयू को, तो आपको राजनीतिक तरीके से राजनीतिक मंच के जरिए जवाब देना होगा. आपको कन्हैया कुमार की जगह एबीवीपी का नेता वहां अध्यक्ष के तौर पर जिताना होगा. लेकिन सवाल आप उससे हटिए मत, आप उससे पीछे मत जाइए और आप ये डिफेंड मत करिए कि देश की राजधानी के अंदर पत्रकारों को अगर आप अपराधियों की तरह पीटते हैं और आप ये दावा करते हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं. मैं खुली चुनौती देता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को कि हमने कभी भी किसी भी आतंकवादी संगठन का या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का या किसी भी ऐसी विचारधारा का समर्थन मीडिया के जरिए नहीं किया है, पत्रकार होने के नाते जो देश को तोड़ने की बात करती हो. अगर हम 26/11 कवर करते हैं तो हम संसद पर हमला भी कवर करते हैं और हम गुजरात में दंगों को भी कवर करते हैं, वहां भी पत्रकारों को पीटा जाता है और वकील लखनऊ में कानून हाथ में लेते हैं और गोलियां पिस्टल से लहराते हैं. ये
किस कानून की बात करते हैं और किस पार्टी की बात करते हैं, किस विचारधारा की बात करते हैं। यहां कांग्रेस भी बराबर की दोषी है, बीजेपी भी बराबर की दोषी है और लेफ्ट पार्टियां भी उतनी ही दोषी हैं, क्योंकि असल मुद्दा यह है कि उमर खालिद जैसे लोग अगर नारा लगाते हैं तो आप उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज करना होगा। अफजल गुरु का बेटा अगर मेरिट में आता है तो आप उसकी चर्चा करते हैं मीडिया में, लेकिन किसी शहीद का बेटा अगर फटेहाल जिंदगी जीता है तो आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं। राहुल गांधी वहां उनके घर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों लेफ्ट के नेता प्रकाश करात घर नहीं जाते हैं? क्यों बीजेपी के नेता उनके घर नहीं जाते हैं? आपको बराबर से यह देखना होगा कि आपकी नीतियां क्या है, आपकी नीयत क्या है। बहस करना बहुत अच्छा है, आसान है, लेकिन आप सड़कों पर पत्रकारों को नहीं मार सकते हैं। आप किसी को, पत्रकार को, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह सकते हैं। यह प्रवक्ता का काम आपका है, पार्टी आपको फंड करती है, आप पार्टी के नेता हैं, आप रहिए। हमको, मीडिया को अपना काम करने की पूरी आजादी है और यह हक हमारा है। यह हक आपने नहीं दिया है, यह देश की कानून व्यवस्था ने और देश की पूरी व्यवस्था ने दिया हुआ है। यह हमारा कानूनन हक है कि हम अपना काम करेंगे। आप हमको कटघरे में खड़ा करके यह कहते हैं कि हम उनका समर्थन करते हैं। कोई भी पत्रकार किसी भी संगठन से जुड़ा है, अगर वो किसी भी आतंकवादी गतिविधि का, नक्सली गतिविधि का समर्थन करता है, उसको जेल में भेजा जाता है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी जेल के अंदर हैं, क्योंकि आपने यह साबित किया है कि वो लोग नक्सली गतिविधियों में उनके साथ शामिल रहे हैं। तो कानून अपना काम कर रहा है। कानून आपको अधिकार किसने दिया कि आप कानून में हाथ लेकर कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर आप कचहरियों में लोगों को पीटते हैं और आप कहते हैं कि ये लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं? बिलकुल प्रेक्षको, या एका मोठ्या सोलोलॉकीनंतर पत्रकारांना काम करताना नेमक्या काय गोष्टींना फेस करावं लागतं आणि सत्ता ही अतिरेकाच्या बाजूने गेल्यानंतर दोन्ही बाजूला काय गोष्टी घडत असतात, या दोन्हीचं दर्शन आज आम्ही तुम्हाला इथे घडवलं। या चर्चेत सहभागी झाल्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे आभार। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा झी24 तास, रहा एक पाऊल पुढे। झी24 तास, रहा एक पाऊल पुढे।